नमस्कार। द सलवेज परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही शानदार तरीके से सबकी चल भी रही होगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे अभी हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास करने वाले हैं। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा का विकास। आप सारे लोग इस बात को जानते समझते हैं कि 1813 का अधिनियम आया। 1813 के अधिनियम के पहले भारत में ब्रिटिश काल के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले 1813 के अधिनियम में ही शिक्षा क्षेत्र पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश यह 1 लाख रुपए खर्च नहीं किया गया, नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही थी। क्या समस्या आ रही थी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो यह पैसा खर्च करना है, किस रूप में खर्च होना चाहिए, प्राथमिक के लिए कि माध्यमिक के लिए कि उच्च के लिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए खर्च होना चाहिए अर्थात हिंदी माध्यम में शिक्षा देने के लिए, या देसी भाषा में, या फिर अंग्रेजी भाषा के तहत भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। तो इस संदर्भ में एक कमेटी 1813 के 10 वर्ष बाद 1823 में एक कमेटी, जनरल कमेटी गठित की जाती है, जिसके 10 सदस्य थे। 1823 में एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें 10 सदस्य थे। इन सदस्यों को इस बात के लिए निश्चित किया गया कि आप देखिए, यह सुझाव दीजिए कि यह जो 1 लाख रुपए जो 10 साल से पड़ा हुआ है, उसको कैसे खर्च किया जाए, इस बात की रूपरेखा तय करिए। लेकिन ये जो 10 सदस्य रहे, उनमें भी आपसी एकता देखने को नहीं मिली, और ये जो 10 सदस्य थे वह 5-5 के टुकड़ों में 2 भागों में बट गए। और ये जो 10 सदस्य 5-5 के टुकड़ों में बट गए, एक वर्ग प्राच्यवादी के तौर पे जाना गया और एक वर्ग आंग्लवादी के तौर पे जाना गया। अर्थात 1813 1 लाख रुपया खर्च नहीं हो पाया। 1823 में कमेटी का गठन यह निश्चित करने के लिए कि भाई यह 1 लाख रुपए कैसे खर्च होगा, कुछ रूपरेखा तय करिए। लेकिन 1823 की वह कमेटी भी फेल हो गई, क्योंकि उसके जो 10 सदस्य थे वह 2 भागों में बढ़ गए, 5-5 के भाग में, आंग्लवादी प्राच्यवादी, आंग्लवादी प्राच्यवादी। रसाकशी चल रही है कि भारत में शिक्षा का माध्यम, शिक्षा की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, रसाकशी चल रही है। उसी दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा मैकाले के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया। मैकाले ने आंग्लवादी जो रहे, आंग्लवादी जो शिक्षाविद रहे, उनकी तरफदारी की और अपना एक स्मरण पत्र प्रस्तुत किया। 2 फरवरी 1835 लॉर्ड मैकाले का यह स्मरण पत्र जो प्रस्तुत हुआ, जिसे मैकाले माइन्यूट के नाम से या मिनट के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ ही भारत में शिक्षा की जो व्यवस्था रही वह एक संस्थागत रूप लेती है। अब एक संस्थागत रूप किस रूप में कि अब भारत में शिक्षा अंग्रेजों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, और यह जो संस्थागत रूप हुआ तो अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है और अंग्रेजी भाषा के तहत यह शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। तो मैकाले के घोषणा पत्र के साथ ही भारत में संस्थागत रूप में ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत होती है, मैकाले के घोषणा पत्र के साथ। मैकाले के घोषणा पत्र में जो उसकी रूपरेखा रही, उसमें यह निश्चित किया गया कि भारत में शिक्षा का माध्यम होगा अंग्रेजी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आंग्लवादी जो विचारक रहे, या इवन मैकाले भी रहा, तो प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान को
वह वैज्ञानिक नहीं मान रहा था। आंग्लवादी वैज्ञानिक प्राचीन भारतीय ग्रंथों को, धर्म ग्रंथों को वैज्ञानिक नहीं मान रहे थे, दकियानूसी मान रहे थे। जो भारत में प्राचीन शिक्षा परंपरा रही उसको पिछड़ा हुआ मान रहे थे, आधुनिक नहीं समझ रहे थे, अतार्किक मान रहे थे, अवैज्ञानिक मान रहे थे। आंग्लवादियों की जीत होती है। मैकाले के घोषणा पत्र में आंग्लवादी सिद्धांत को ही प्रमुखता दिया जाता है और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो जाता है। अंग्रेजी भाषा के तहत जो नई शिक्षा के तौर तरीके थे इंग्लैंड के या यूरोप के, उनको भारत पर थोपा जाता है। लेकिन यहां भी पैसे की बचत को ध्यान में रखा जाता है और कुछ खास लोगों को ही शिक्षा देने की बात शुरू होती है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनन या टपकन का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में लागू होता है मैकाले के घोषणा पत्र के साथ ही। तो 1835 से लेकर के 1854 तक, 1835 से लेकर के 1854 तक जो भी डेवलपमेंट हुए लगभग 20 वर्ष में, उसकी समीक्षा के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हेड थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के जो प्रमुख थे चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल डलहौजी के समय काल में 1854 में वुड डिस्पैच लाया गया। क्यों लाया गया? तो पिछले 20 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की रूपरेखा तय करना। चार्ल्स वुड डिस्पैच आता है 1854 में। 1854 के बाद 1882 का वर्ष आता है। 1882 में WW हंटर आयोग देखने को मिलता है। हर आयोग की अपनी कुछ खास विशेषताएं रही, खास बातें रही उनके रिपोर्ट्स में। वो कौन कौन सी खास बातें रही, क्या रिपोर्ट्स में रही, इसके साथ साथ तमाम सारी बातें आज के प्रश्नोत्तर अभ्यास में देखने को मिलेंगी। शुरुआत करते हैं इन बातों के साथ आज के प्रश्नोत्तर अभ्यास की। क्लियर है बात? शुरू करें। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, गलत नहीं करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ रही है? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद तथा आंग्लविद विवाद, सही कूट का चयन करना है। इन तीनों में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? शुरुआत करेंगे प्रश्नोत्तर अभ्यास की। अब निश्चित रूप से आपके लिए आसान हो गया होगा इस प्रश्न का उत्तर बताना, ठीक है? वह निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। कहानी बिल्कुल आपको बता दिया। शुरुआत कहां से हो रहा है? अंग्रेजी शिक्षा की नींव की शुरुआत कैसे हो रही है? 1813, 1 लाख रुपए यहां से शुरुआत हो रही है। 1 लाख रुपए कैसे खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए 1823 में जनरल कमेटी का गठन किया गया ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये कितने सदस्य थे? तो आपको बताया ये 10 सदस्यीय यह कमेटी थी। कितने? 10 सदस्यीय। याद करेंगे 10 सदस्यीय। 1813 का चार्टर, फिर 1823 आ गया 10 वर्ष बाद, और विवाद थमा नहीं, क्योंकि ये 10 सदस्य 2 भागों में बट गए, 5 और 5 के 2 भाग में बट गए। और ये जो 5 हैं यही आंग्लविद के नाम से जाने गए, और ये जो 5 है यही प्राच्यविद के नाम से जाने गए। ठीक है? प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद चल रहा है, और इसके बाद ही आता है क्या? मैकाले का स्मरण पत्र आता है। मैकाले का स्मरण पत्र आता है। अगर ये मैकाले का स्मरण पत्र भी यहां पे चौथे विकल्प के रूप में लिखा होता तो वह भी सही होता। इस प्रश्न का डी विकल्प बिल्कुल सही है। 1, 2 और 3 तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न पे बात करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सही उत्तर करेंगे।
1830 के दशक में आंग्लिकों अर्थात आंग्लवादी और प्राच्यवादी या प्राच्यविद के बीच हुई बहस की कौन सी विशेषताएं थीं? अर्थात आंग्लवादी और प्राच्यवादी विवाद में कौन सी बातें शामिल थीं? पहला लिखा हुआ है आंग्लिक संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे। कौन? आंग्लवादी जो थे वह संस्कृत और अरबी ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी करना चाहते थे। बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। दूसरा, आंग्लिक संस्कृत में ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च होने वाली धनराशि में कमी चाहते थे, परंतु फारसी में मुद्रण जारी रखना चाहते थे। ऐसा नहीं था, यह गलत लिखा हुआ है। न सिर्फ संस्कृत बल्कि अरबी बल्कि फारसी, इन तीनों ग्रंथों के मुद्रण पर खर्च की राशि को कम करना चाहते थे, यह बात थी। तीसरी बात, प्राच्यविद अरबी और संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए वृत्तिका चाहते थे, अर्थात धन का आवंटन चाहते थे। क्या चाहते थे? धन का आवंटन चाहते थे, वृत्तिका चाहते थे। बात यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्राच्यविदों ने दिल्ली में एक नया संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ किया, तो प्राच्यविदों ने दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली तो बाद में देखने को मिलती है। 1911 के बाद दिल्ली प्रमुखता हासिल करता है ना, 1911 के बाद। और 1911 के पहले जो कुछ खास बातें देखने को मिल रही हैं, कहां देखने को मिल रही हैं? कलकत्ता में देखने को मिल रही हैं। तो प्राच्यविदों ने कहां पर? कलकत्ता में एक नया संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ किया था। तो संस्कृत महाविद्यालय कहां पर? कलकत्ता में, दिल्ली में नहीं। यह भी बात गलत हो जा रही है। पहला और तीसरा सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 क्लियर है। इसे नोट कर लीजिएगा। एक नया संस्कृत महाविद्यालय कहां पर? कलकत्ता में। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में? इसे मैकाले की सलाह पर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसने अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षण की भाषा बनाया। निश्चित रूप से बात सही लिखा हुआ है। शिक्षण की भाषा के रूप में अंग्रेजी के औपचारिक संस्थानीकरण के साथ ही भारतीय शिक्षा में एक नई दिशा की अवस्था तैयार हो गई। बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संस्थागत रूप शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में दे दिया गया मैकाले के द्वारा। विद्यमान प्राच्य संस्थानों के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तिकाएं देना तथा प्राचीन उच्च ग्रंथों का प्रकाशन, तो यह भाई मैकाले के इसमें शामिल नहीं था। मैकाले के घोषणा पत्र में यह चौथी बात शामिल नहीं थी, बल्कि यह प्राच्यवादी चाहते जरूर थे कि ऐसा हो, लेकिन 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम अर्थात यह मैकाले की रिपोर्ट पर आधारित है। मैकाले रिपोर्ट पर आधारित है ना ये, तो मैकाले सहमत नहीं था प्राच्यवादियों से। तो यह जो डी विकल्प दिया हुआ है ना, वह निश्चित रूप से गलत है। बिल्कुल सारे लोग सही हैं। अगले प्रश्न बात करेंगे, चौथा प्रश्न। वुड डिस्पैच के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सहायता अनुदान व्यवस्था अर्थात ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। अब जिसको वुड डिस्पैच के जो तमाम सारी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, अगर वो याद होगा उसके लिए काम आसान होगा। मैं आपके काम को आसान करता हूं। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, बात बिल्कुल सही लिखी हुई है और इस बात को समझेंगे कैसे। ये जो वुड डिस्पैच आया 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय काल में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हेड थे चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में
शिक्षा की आगे की रूपरेखा तय करने के लिए और पहले की समीक्षा करने के लिए वुड डिस्पैच लाया गया। इस वुड डिस्पैच में क्या किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों के प्रोत्साहन की बात की गई, निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने की बात की गई। प्रोत्साहन कैसे दिया जाएगा, अनुदान दे करके। क्या दे करके, अनुदान दे करके। तो सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। बात यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्लियर है बात। दूसरी बात लिखी हुई है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, निश्चित रूप से लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर क्या किया गया, विश्वविद्यालय भारत में भी स्थापित होने चाहिए। और निश्चित रूप से आपको पता है कि कालांतर में फिर 3 प्रेसिडेंसी में 3 विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर स्थापित किए गए। पहली प्रेसिडेंसी कौन सी, कलकत्ता, कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसियां थी और तीनों प्रेसिडेंसी में यह चीज देखने को मिलती है। तीसरी बात, शिक्षा के सभी स्तरों पर, अर्थात प्राथमिक से लेकर के उच्च, प्राथमिक से उच्च, यही लिखा हुआ है ना, प्राथमिक से उच्च सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। यह बात गलत लिखी हुई है, यह बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि शिक्षा के सभी स्तरों पर माध्यम शिक्षा का अंग्रेजी नहीं रहा, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहा, जबकि प्राथमिक स्तर पर देसी भाषा, क्या रहा, देसी भाषा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या किया गया वुड डिस्पैच में, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम देशी भाषा किया गया, जबकि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहने दिया गया। यह एक खास बात रही। तो ये जो तीसरी बात लिखी हुई है वह गलत लिखा हुआ है। विकल्प कौन सा सही होगा, ये जो पहला विकल्प लिखा हुआ है ना, ए, 1 और 2, 1 और 2 यही सही है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। क्लियर है बात, समझ में आई। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, जबकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाया गया। ठीक है, चले अगली बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ संस्थान दिया हुआ है और एक तरफ संस्थापक दिया हुआ है। बनारस का संस्कृत कौन सा सही सुमेलित है, यह देखना है कौन सा सही सुमेलित है। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स से संबंधित तो नहीं है ना भाई। कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। फोर्ट विलियम कॉलेज यह ऑर्थर वेलेजली से संबंधित नहीं है, लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। यह तो सेनापति था ना भाई, यह सेनापति था ना एक, ऑर्थर वेलेजली गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का भाई था ना भाई। ठीक है, कौन सा सही है, केवल और केवल 2 सही है, बी विकल्प बिल्कुल सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से देखेंगे, बनारस का संस्कृत कॉलेज कब स्थापित हुआ था। बनारस का संस्कृत कॉलेज स्थापित हुआ था 1791 में। अब ऐसे भी एक मिलान कर लेते हैं, बनारस का संस्कृत कॉलेज कब स्थापित हुआ था, 1791 में। कलकत्ता मदरसा कब स्थापित हुआ था, 1781 में। फोर्ट विलियम कॉलेज कब स्थापित हुआ था, 1800 में। अगर इन तीनों को क्रम से लगाना हो तो क्या हो जाएगा, 2 पहले होगा, फिर 1 होगा, फिर 3 होगा। एक क्रम यह भी प्रश्न बन सकता है, वर्ष को भी याद रखना है। तीसरी बात, बनारस का संस्कृत कॉलेज कौन, जोनाथन डंकन। कलकत्ता मदरसा कौन, तो कलकत्ता मदरसा हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स 1781। फोर्ट विलियम कॉलेज कौन, लॉर्ड वेलेजली हो गया। और एक यहां पे नाम छुटा हुआ था विलियम जोन्स का, तो भाई 1784 में क्या कर दिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की, तो 1784 में विलियम जोन्स ने। क्लियर है बात, तो ये चारों बातें हमने देख ली। प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा, निश्चित रूप से आपके लिए अब आसान हो गया होगा। छठे की बात करेंगे, अंग्रेजों तथा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा भारतीय इतिहास तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेने के कारण
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्थात अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा और ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारतीय इतिहास तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि ली जा रही है। क्यों वो रुचि ली जा रही है? भारतीय लोगों के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। दूसरा, भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? आप बताएंगे। कॉमन सा प्रश्न है, निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। सी सही है। दोनों की दोनों बातें सही लिखी हुई है ना, ये भी सही लिखा हुआ है और यह भी सही लिखा हुआ है। दोनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। ठीक है, सी जी अब सही है बिल्कुल। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। 7वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप यह बताया गया कि भारतीय समाज इहलौकिक और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित था। ये कौन कह रहा है? अंग्रेज कह रहे हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया। सही उत्तर का चयन करें। ये और सी का मतलब 1 और 3। जो सी बता रहे हैं ना भाई, बिल्कुल यह सही उत्तर बता रहे हैं। सी उत्तर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यह जो दूसरी बात लिखी हुई है ना, वह गलत लिखी हुई है। दूसरी बात गलत लिखी हुई है। अब मेरी तरफ से बात को समझेंगे। लिखा हुआ है, जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज थी, यह किताबों की सीरीज थी। कितने सीरीज में आई थी? जैसे आजकल वेब सीरीज आती है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो यह समझ ले 50 खंड में यह पुस्तक थी। कितने खंड में? 50 खंड में। एक और तथ्य बड़ी परीक्षा के लिए याद करेंगे। सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट कितने खंड में मैक्स मूलर के द्वारा प्रकाशित की गई थी? याद करना है, 50 खंड में। दूसरी बात, अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा जा रहा है भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम में? कि भारतीय समाज इहलौकिक और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित था। यह कहा जा रहा है। यह तो गलत कहा जा रहा है ना। अंग्रेज क्या कहेंगे? अंग्रेज कहेंगे कि भारतीय समाज इहलौकिकता पर नहीं, पारलौकिकता में ज्यादा यकीन करता है। इहलौकिकता में नहीं, बल्कि पारलौकिकता में ज्यादा यकीन करता है। वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित नहीं है, अवैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है। किस प्रकार की? यह जाति प्रथा में, यह वर्ण व्यवस्था पर आधारित ज्ञान कराता है। ठीक है, यह गलत हो जा रहा है ना। दूसरा तो गलत है ना भाई। क्लियर है जी? अब आप समझ गए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 3। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। 8वां प्रश्न है, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों, भारत का इतिहास अंग्रेजी लेखक लिख रहे हैं। अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा सत्य है उस पर बात करना है। विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। कौन सा कथन सत्य है? यह तो आसान प्रश्न है। अरे बहुत बड़ा अंतर है। इहलौकिक और पारलौकिक विलोम है। जमीन और आसमान वाली बात है। इहलौकिक का मतलब जमीन, पारलौकिक का मतलब आसमान। ठीक है, ठीक है। डी बता रहे हैं, निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में, जबकि चार्ल्स विल्किंस ने, किसने? चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था?
भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अब एक तथ्य और याद कर लें, कौन से वर्ष किया था? तो जैसे विलियम जोन्स ने 1784 में किया हुआ था एशियाटिक सोसाइटी, तो इन्होंने 1785 में, कब? 1785 में। वर्ष क्रम से लगाने के लिए भी आ जाएगा, तो वर्ष जो जो मैं बताऊं निश्चित रूप से याद होना चाहिए। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कब किया था? 1785 में किया हुआ था, याद रहेगा, 1785 में हुआ है। अगले प्रश्न बात करेंगे। नवा प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद आपको निश्चित रूप से समझने पे आ रहा होगा 1883 से संबंधित है। इस समय वॉयसराय कौन था? तो इस समय जो वॉयसराय था वह आपको याद होगा 1880 से 84 किसका समय काल था? तो लॉर्ड रिपन का समय काल था। और रिपन ने इसी विवाद के वजह से, इसी कारण क्या कर दिया था? त्यागपत्र भी दे दिया था, समय से पहले त्यागपत्र दिया था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटा दिया गया। अर्थात इसका मतलब यह है कि अब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। ठीक है, जो अपात्रताएं, अयोग्यताएं लगाई थी उसको समाप्त कर दिया गया। यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीश एक समान हो गए, अयोग्यता समाप्त, भारतीय न्यायाधीशों के ऊपर लगी गई अयोग्यता समाप्त, यूरोपीय और भारतीय न्यायाधीश एक समान हो गए। यूरोपीय न्यायाधीशों के जैसे ही भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई कर सकते थे। इस बात पर विवाद बहुत ज्यादा हो गया था, इतना कि इस बिल को वापस लेना पड़ गया। और वापस लेना निश्चित रूप से रिपन के लिए यह अच्छी बात नहीं थी, और मजबूरी में ही आकर के, दबाव में आकर के रिपन ने अपना त्यागपत्र दे दिया था। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से, बाद में देखेंगे इस प्रश्न को, विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी अनुवाद किया था? विलियम जोन्स ने किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता, रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति, किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? आसान प्रश्न है, निश्चित रूप से आप सारे लोग जानते होंगे, तमाम सारे लोगों के उत्तर सी भी आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया हुआ था। एक तथ्य और याद कर लें, कब किया हुआ था? 1789 में। कब किया हुआ था? 1789 फ्रांसीसी क्रांति वाले वर्ष किया हुआ था, 1789 में। ठीक है, 1789 में। अगली बात करेंगे। प्रश्न है, भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया था? भारत के इतिहास का भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित रूप से इतिहास किस विद्वान ने तैयार किया था? मैक्स मुलर, राजेंद्र लाल मित्र, विंसेंट स्मिथ, चार्ल्स विल्किंस, किसके द्वारा तैयार किया गया था? बिल्कुल सही है, स्मिथ, विंसेंट स्मिथ। भारत के इतिहास का सबसे पहले सुव्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित अध्ययन विंसेंट आर्थर स्मिथ, पूरा नाम विंसेंट स्मिथ के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1904 में किया गया। किस रूप में, किस किताब के रूप में किया गया? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नहीं, इनकी किताब क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इनकी किताब का नाम है। इस किताब में ही भारत के इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का सुव्यवस्थित अध्ययन देखने को मिलता है 1904 में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्वानों द्वारा
भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के कारणों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। अर्थात भारतीय विद्वानों द्वारा भारत का इतिहास का अध्ययन क्यों किया जा रहा है, प्रश्न ये पूछ रहा है। अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की छवि धूमिल करने के विरोध में। क्या एक कारण यह भी था? भारतीय इतिहास का पुनः निर्माण करने और समाज को सुधारने के लिए, लोगों को स्वराज प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए। ये भारतीय विद्वानों का मतलब क्या है? भारतीय विद्वानों का मतलब है भारतीय बुद्धिजीवियों के द्वारा, भारतीय जो बुद्धिजीवी हैं उनके संदर्भ में यह बात कही जा रही है कि चूंकि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की छवि को धूमिल कर दिया था, इस वजह से इन्होंने मोर्चा संभाल लिया अपने भारतीय प्राचीन इतिहास को बचाने के लिए, भारतीय इतिहास का पुनः निर्माण करने के लिए और समाज को सुधारने के लिए, समाज को यह बताने के लिए कि भैया आज जो स्थिति है सामाजिक और धार्मिक, प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। वेदों की ओर लौट चलिए, वेदों की ओर लौट चलिए। ऐसी स्थिति पहले नहीं थी। सती प्रथा शुरुआत में नहीं था, ये समय के साथ कुरीति के रूप में जुड़ गया है। बाल विवाह शुरुआत में नहीं था, समय के साथ साथ जोड़ दिया गया है। तो भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने, समाज को सुधारने के लिए, लोगों को स्वराज प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए, यह तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। 1, 2 और 3 डी विकल्प बिल्कुल सही है। जी बहुत बढ़िया, डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगली बात करेंगे। 14वां प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य के लिए खोला हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज आसान प्रश्न है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए खोला था? जो भी लोग डी लिख रहे हैं गलत है। फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों खोला गया है? सिविल सेवा में जो भारतीय आ रहे हैं ना, उनके प्रशिक्षण के लिए ना, सिविल सेवा के क्षेत्र में जो युवा आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ना, इस उद्देश्य से खोला गया था ना। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? ये जो वेलेस्ली के द्वारा, याद करेंगे एक और तथ्य, वेलेस्ली के द्वारा जो 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज शुरू किया गया सिविल सेवा के युवाओं के प्रशिक्षण के लिए। सिविल सेवा का मतलब नागरिक सेवा। आपको पता होगा कि ये जो वेलेस्ली है ना, वेलेस्ली का समय काल क्या है? तो वेलेस्ली का समय काल है 1798 से 1805, इसका समय काल है। और इसके काफी पहले ही आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस याद होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब? 1785 से 93, इसका समय काल था। ये जो कॉर्नवालिस था ना, आपको याद होगा कॉर्नवालिस भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता है। सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है? तो सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस है। और कॉर्नवालिस नहीं चाहता था, सिविल सर्विस में भारतीयों को नापसंद कर रहा था, भारतीयों को सख्ती से रोकने के लिए यह प्रतिबद्ध था। अर्थात नस्ल भेद से ग्रसित कॉर्नवालिस सिविल सेवा के क्षेत्र में किसी भी सूरत में भारतीयों के प्रवेश को वर्जित रखना चाहता था, कड़े नियम बनाए हुए थे। लेकिन आपको यह भी याद है, कॉर्नवालिस के इस मंशा के बाद भी 1853 में एक एक्ट आता है। 1853 में एक्ट आया, 1853 का एक्ट, जिसमें एक खुली प्रतियोगिता की बात की गई थी सिविल सर्विस के लिए। एक खुली प्रतियोगिता की बात की गई थी सिविल सर्विस के लिए। और इसके बाद ही 1863 में कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हुए जिन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की हुई थी। नहीं, पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इसका मतलब कि लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में जो वेलेस्ली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जा रही है, वो किनके लिए की जा रही है? तो जो सिविल सेवा में यूरोपीय लोग आ रहे हैं, अंग्रेज आ रहे हैं ना, भारत में अधिकारी बनकर के आ रहे हैं, वहां से नाम अंकित कर दिया जा रहा है
और उनको भारत भेजा जा रहा है, भारत में उनका प्रशिक्षण कराया जा रहा है। कहां पर? तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज में। कौन खोला? वेलेजली ने। लेकिन यह वेलेजली के द्वारा खुद से लिया गया फैसला था, यह वेलेजली के द्वारा खुद से लिया गया फैसला था, और इस फैसले से नाराज हो गए कौन से लोग? तो जो डायरेक्टर्स थे लंदन में बैठे हुए, कंपनी के जो निदेशक थे, वो नाराज हो जाते हैं। और 3-4 वर्षों के बाद ही इस फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया। 3-4 वर्ष के बाद ही फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया, और इसके स्थान पर फिर क्या हुआ? यह बंद कर दिया गया, और इसके स्थान पर क्या हुआ? 1806 में, ये था 1800 में। 1806 में कहां पर? लंदन में ही। कौन सा कॉलेज? हेलबरी कॉलेज। कौन सा कॉलेज? हेलबरी कॉलेज में प्रशिक्षण दिया जाना शुरू हुआ, अर्थात जो सिविल सेवा में चुने गए लोग थे उनका प्रशिक्षण 1806 से लंदन के ही हेलबरी कॉलेज में दिया जाना शुरू हुआ था। क्लियर है? याद रहेगा? क्लियर हो गई सारी बातें? आगे बढ़ जाएं। अगली बात करेंगे अगले प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो जोनाथन डंकन के द्वारा कब किया जा रहा है? 1791 में वाराणसी में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। जब बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जा रही है, फिर एक प्रश्न, तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? अर्थात किस गवर्नर जनरल के समय काल में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला था? क्या होगा उत्तर? जल्दी बताएंगे। इस समय गवर्नर जनरल कौन था जब जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज खोला बनारस में? तो इस समय कुछ लोग वॉरेन हेस्टिंग्स लिख रहे हैं, जो कि गलत है। कॉर्नवालिस का अभी पिछले ही प्रश्न में बताया था, आप लोग सो रहे थे शायद, या खाना वाना नहीं खाया है, दिमाग कम काम कर रहा है। 1785 से लेकर के 1793 तक किसका काल था गवर्नर जनरल के रूप में? कॉर्नवालिस का काल था 1793 तक, और यह 1791 में हो रहा है। तो गवर्नर जनरल कौन था इस समय? कॉर्नवालिस ना भाई। अगली बात करेंगे, सारा गवर्नर जनरल चुन चुन के एक एक खास बातें आपको बैच में लिखाया हुआ है। अब आप याद ही नहीं रखेंगे तो हमारी क्या गलती है? ठीक है, चलें भाई, मेहनत करना पड़ेगा। फिर से मैं आगाह कर दूं, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे ना तभी सरकारी कर्मचारी बनेंगे। आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। एक बार विस्तार के साथ पढ़ना, भूले नहीं, इस वजह से बार बार रिवीजन करना। इसके बाद भी भूल जाता है तो फिर निश्चिंत रहें, भूलना अच्छी चीज है। लेकिन जब 4 विकल्प मिलेगा ना तो वो याद दिमाग कर लेगा, उस प्रश्न का सही विकल्प याद कर लेगा। दिमाग के कोने में कहीं वो पड़ा हुआ है, आपको लग रहा है भूल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में पड़ा हुआ है। लेकिन ये कब कोने में पड़ा होगा? जब कम से कम 2-3 बार रिवाइज रहेगा ना याद करने के बाद, तब वो दिमाग के कोने में पड़ेगा। ठीक है, चले, अच्छी बात है। अगले प्रश्न में बात करेंगे। 16वां प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा के प्रसार के मुख्य उद्देश्य क्या थे? स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा दिए जाने के उद्देश्य क्या थे?
भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना ताकि वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सके, प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए, भारत में ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार के विस्तार के लिए कौन सा विकल्प सही है? इसमें कितना अच्छा प्रश्न है। 16 का बी बता रहे हैं, मतलब 2 और 3 निश्चित रूप से बिल्कुल सही है। पहला विकल्प निश्चित रूप से गलत है। दूसरा सही है, प्रशासनिक खर्च कम करने के लिए, और जब पढ़े लिखे लोग होंगे टाई सूट पहनेंगे, नहीं हैट लगाएंगे, बूट पहनेंगे, यूरोप की बनी हुई, इंग्लैंड की बनी हुई, तो वैसा ही कल्चर फॉलो करेंगे। उनको देख देख करके उनके नौकर चाकर जो होंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि सलमान खान साहब टाइप से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से ये ब्रिटिश कल्चर भारत में फैलेगा। ब्रिटिश कल्चर भारत में फैलेगा तो ब्रिटिश वस्तुओं की डिमांड भी बढ़ेगी। तो भारतीय ये जो ब्रिटिश वस्तुएं हैं वो भारत को एक बाजार के रूप में समझ रही हैं। ठीक है, ये तीसरा विकल्प भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्न बात करेंगे 17वां। औपनिवेशिक काल में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था? अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था? तो यह शिक्षा से संबंधित था। नहीं, शिक्षा से संबंधित था। 18वें की बात करेंगे। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप सारे लोगों को बता दिया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर कब की बात है? तो यह भाई 1863 की बात है। ये सत्येंद्रनाथ टैगोर कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, और रविंद्रनाथ टैगोर के जो पापा थे उनके कुल 14 या 16 बच्चे थे। 14 या 16 बच्चे थे, तो इनके पिताजी भी शाहजहां से कम नहीं थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर 14 या शायद 16 भाई बहन थे। ठीक है, अगली बात करेंगे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिशों द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार को रोकने के प्रमुख कारण क्या थे? लिखा हुआ है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब 1857 के बाद। 1857 के बाद तभी होगा 19वीं सदी का उत्तरार्ध, 50 के बाद। अंग्रेजों द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार को रोकने के प्रमुख कारण क्या थे? अब उच्च शिक्षा का प्रसार नहीं करेंगे अंग्रेज 1857 के विद्रोह के बाद। यही प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष हो रहा था। ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण ये पढ़े लिखे लोग करने लगे थे। इस वजह से राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन पढ़े लिखे बुजुर्गों ने, बुद्धिजीवियों ने कर दिया। आधुनिक कल कारखानों की स्थापना कर रहे थे ये बुद्धिजीवी, इस वजह से अंग्रेजों ने रोक दिया। क्या उत्तर सही होगा? ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, देखते हैं भाई ए और सी। ये जो लिखा हुआ है ना, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष, क्या ये जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग हो चुके थे, उच्च शिक्षा के प्रसार को रोक दिया गया, अर्थात 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जिन लोगों को 1813 से लेकर के 1857 तक जो लोग शिक्षित हो गए, क्या राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे क्या? नहीं ना भाई, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। ये जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने क्या किया? पढ़ लिख करके स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की भावना जो होती है उसको समझ गए। अंग्रेजी भाषा के ग्रंथों को पढ़ करके ये सब क्या होता है, जब ये पढ़ लिए, समझ गए,
तो अब अंग्रेजों के चरित्र का विश्लेषण करने लगे कि इंग्लैंड में अंग्रेज तो कुछ और अपने आप को दिखाते हैं और भारत में वही जब शासन कर रहे हैं तो भारतीयों का दमन कैसे बर्बरता पूर्वक कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी चरित्र का विश्लेषण करना शुरू कर लिया। इस वजह से अंग्रेजों को लगा कि बहुत हो गया पढ़ाना लिखाना इन भारतीयों को, जितना पढ़ाएंगे लिखाएंगे उतना ही हमारे कैरेक्टर पे गलत सर्टिफिकेट देते जाएंगे। तो निश्चित रूप से यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रचार प्रसार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये जो पढ़े लिखे लोग थे वही जनता के बीच जा करके राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जो उच्च शिक्षित लोग हैं ना, उन्हीं के द्वारा तो कांग्रेस की स्थापना हो रही है। ए.ओ. ह्यूम एक मोहरा है, ए.ओ. ह्यूम एक मोहरा है। ए.ओ. ह्यूम के साथ जो भारतीय बुद्धिजीवी लोग हैं, अर्थात शुरुआती कांग्रेसी जो लोग हैं, वो पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं। तो यह भी बात से लिखा हुआ है, आधुनिक कल कारखानों की स्थापना ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वह डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, वह आधुनिक कल कारखानों की स्थापना नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह गलत लिखा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 और 3, सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न 20वां है, 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा लागू किए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में कथनों पर विचार करें। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन के द्वारा, इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आजादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई। यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। कौन सा कथन सही है आप बताएंगे? सी का मतलब 1 और 2 दोनों, ये बिल्कुल सही लिखा। देखिए, इस कानून के द्वारा भारतीय प्रेस की आजादी पर कड़ी पाबंदी लगाई गई, बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए तो जाना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अर्थात देशी भाषा समाचार पत्र, वर्नाकुलर का मतलब देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, अगर ऐसे भी लिख करके आएगा ना तो यही आप समझिएगा ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, 1878 वाली बात है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यह कानून मुख्यतः अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था, यह भी बात सही लिखी हुई है। इसी को टारगेट करके, इसी समाचार पत्र को टारगेट करके, क्योंकि ये राष्ट्रवादी बातें किए जा रहे थे। किससे संबंधित है पहले तो ये समझ लें, यह बांग्ला भाषा में निकलती थी, बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था। शिशिर कुमार घोष का नाम आपने सुना होगा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका निकाला जा रहा है। और अमृत बाजार पत्रिका पर जैसे ही यह अधिनियम लाया गया तो अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष बड़े होशियार निकले और इन्होंने क्या किया, रातों रात भाषा क्या कर दिया, बांग्ला से क्या कर दिया, अंग्रेजी भाषा में निकालना शुरू कर दिया, अंग्रेजी भाषा में निकालना शुरू कर दिया। अर्थात जैसे ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया, यह देसी भाषा के जो समाचार पत्र हैं उनके लिए था। जो देसी भाषा के समाचार पत्र हैं उनके लिए यह प्रेस पाबंदी थी। तो इन्होंने क्या किया, अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया, अपनी भाषा ही बदल के अंग्रेजी कर लिया, तो इस प्रतिबंध से मुक्त हो गए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न बात करेंगे, 21वां है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में, 19वीं सदी उत्तरार्ध मतलब 1857 के बाद, 1850 के बाद भारतीय स्वामित्व वाले अंग्रेजी समाचार पत्रों में वृद्धि हुई। भारतीय स्वामित्व वाले अंग्रेजी समाचार पत्र मतलब भारतीयों के द्वारा, कुछ भारतीयों के द्वारा जो अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र निकाले जा रहे हैं उनमें वृद्धि हुई, लेकिन देशी भाषा के समाचार पत्रों का पतन हुआ। क्या यह बात गलत लिखा हुआ है या सही लिखा हुआ है? निश्चित रूप से गलत लिखा हुआ है, क्योंकि देशी भाषा के समाचार पत्रों में भी वृद्धि हुई और भारतीय स्वामित्व वाले अंग्रेजी समाचार पत्रों में भी वृद्धि देखने को मिलती है, किसी में पतन देखने को नहीं मिलता है और बाढ़ सी आती चली गई। मध्यम वर्ग का प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उदय हुआ। ठीक है, प्रेस ने सेंसरशिप के भय के बिना
आधिकारिक नीतियों की निंदा की, अर्थात जो भारतीय प्रेस थे, चाहे वो अंग्रेजी भाषा वाले हों चाहे देसी भाषा वाले हों, सेंसरशिप के भय के बिना, अर्थात बिना अंग्रेजों के प्रतिबंध से डरे हुए अंग्रेजों की नीतियों की निंदा बाद में भी करते रहे। यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पे। अब इन सारे प्रश्नों से आप समझ सकते हैं मेरी आवाज वैसे ही अपने आप में इतनी मशहूर है कि बहुत अच्छे से आपको सुनाई देता होगा, बहुत अच्छे से शब्दों का संकलन रहता है, तो बहुत अच्छे से साफ साफ शब्दों में मेरी आवाज तो आपको कान में गूंजती होगी, रात में भी गूंजती होगी, क्यों भाई? दूसरी बात, साफ शब्दों के साथ साथ, सही शब्दों के चयन के साथ साथ, अगर इस प्रकार से आप अगर भारतीय ब्रिटिश काल में शिक्षा को समझ लेते हैं ना, तो आप समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कितना अच्छा क्लियर हो जाता होगा। धीरे धीरे एक बार एक राउंड हम लोग अवधारणात्मक अर्थात कॉन्सेप्ट वाले प्रश्नों को सॉल्व कर लें, फिर दूसरा राउंड शुरू करेंगे उसमें तथ्यात्मक प्रश्नों को, मतलब आपके पेपर होने तक यह लगातार सिलसिला जारी रहेगा जारी रहेगा। फिर हम लोग राजनीति विज्ञान के प्रश्नों की भी शुरुआत करेंगे, चाहे वो थिंकर्स के हों या प्रिंसिपल्स के हों या फिर संविधान संबंधी। तो आप महसूस करेंगे कि धीरे 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 इतना कमांड हो जाएगा, चाहे तथ्यात्मक हो चाहे फिर कॉन्सेप्ट वाले हों, और लास्ट होते होते अंत के 1 महीने में, लास्ट 1 महीने में गुत्थम गुत्थी कर दिया जाएगा, बहुत सारे वन लाइनर करा दिया जाएगा, बहुत सारे वन लाइनर करा दिया जाएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तथ्य मिश्रित करा दिया जाएगा, बहुत बल्ले बल्ले होगा। आगे बढ़ेंगे। ब्रिटिश भारत में शैक्षिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रिटिश भारत में शैक्षिक सुधार। पहला, वुड्स का नीति पत्र अर्थात वुड डिस्पैच भारतीय जनता को शिक्षित करने के लिए अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत पर आधारित था। अब यह लाइन तो आपके कभी दिमाग में आया ही नहीं होगा कि वुड का डिस्पैच जो था, क्या वह भी अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत पर ही आधारित था क्या? कभी भी किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। हंटर आयोग 1882, डब्ल्यू हंटर ने अपनी सिफारिशों को मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रखा। कौन सा सही है बताएंगे? सी ना, बी भी क्यों आ रहा है? सी का मतलब 1 और 2 नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा हुआ है। पहला जो लिखा हुआ है वह गलत है। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत पर आधारित था, मतलब टपकन का सिद्धांत जो है या छनन का जो सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? मैकाले से ही संबंधित है, बस मैकाले से संबंधित है। बात को समझेंगे। आपको यह जानकारी नहीं होगी कि ये जो वुड डिस्पैच है ना 1854, इसमें क्या कहा गया? इसमें सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया गया, सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराया गया। क्या एहसास कराया गया? कि भाई आप सरकार हैं और सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह सभी को शिक्षित करे। क्या एहसास कराया? सभी को शिक्षित करे। सभी को शिक्षित करने का मतलब सिर्फ कुछ लोगों को शिक्षित करने की जरूरत नहीं है ताकि वो और नीचे के लोगों को शिक्षित करें और वो अपने के नीचे के लोगों को शिक्षित करें, यह क्रम करने की जरूरत नहीं है। वुड डिस्पैच में यह कहा गया कि यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी को शिक्षित करे, और जब ऐसे ही यह बात कह दिया वुड डिस्पैच ने, तो यह जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है ना, यह अपने आप धराशायी हो गया, धड़ाम हो गया। क्लियर है? क्या हो जाएगा? ये हंटर आयोग अपनी सिफारिशों को मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रखा। यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, पहला गलत है। उत्तर होगा सिर्फ और सिर्फ बी, केवल 2। ठीक है, आगे बढ़ जाएं।
ठीक है। अगले प्रश्न बात करेंगे। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शिक्षा पर आधारित सार्जेंट योजना कब से संबंधित है? तो भाई 1944 है। सार्जेंट योजना की सिफारिशों में केवल उच्च शिक्षा को शामिल किया गया था। बुनियादी शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना अबुल कलाम आजाद की सिफारिशों पर आधारित था। बताएंगे पहले आप, फिर मैं बताऊंगा। चले अब मैं बताता हूं। देखिए, ये दोनों बातें पहले तो समझ लें गलत लिखी हुई हैं। दोनों बातें गलत लिखी हुई हैं, डी विकल्प इसका होगा। पहले तो समझें, शिक्षा पर आधारित सार्जेंट योजना कब? 1944 की सिफारिशों में केवल उच्च शिक्षा, ये गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि सार्जेंट योजना में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है, माध्यमिक शिक्षा की बात की गई है, उच्च शिक्षा की बात की गई है, सबकी बात की गई है। और सबके लिए एज भी बताया गया है, एज भी बताया गया है। जैसे जैसे पूर्व प्राथमिक के लिए बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 3 से 6 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्राथमिक के लिए कितना होना चाहिए? 6 से 11 होना चाहिए। माध्यमिक के लिए ऐसे ही 11 से 17 बताया गया है, 11 से 17 बताया गया है। फिर उच्च शिक्षा के अंतर्गत 3 वर्षीय, क्या 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की बात की गई है, स्नातक पाठ्यक्रम की बात की गई है। ठीक है, स्नातक पाठ्यक्रम की बात की गई है। तो यह जो लिखा हुआ है सिर्फ उच्च शिक्षा को शामिल किया गया, यह गलत हो गया। दूसरी बात पे आते हैं। दूसरा लिखा हुआ है बुनियादी शिक्षा से संबंधित वर्धा योजना। वर्धा योजना कब से संबंधित है? 1937। महाराष्ट्र में वर्धा नामक स्थान, नागपुर जिला, महाराष्ट्र में नागपुर जिला, वर्धा नामक स्थान क्या हुआ था? कांग्रेस के द्वारा किस पर? शिक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। शिक्षा पर वर्धा योजना 1937, कांग्रेस के द्वारा शिक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। अब इसमें जो सहमति बनी, अर्थात इसमें जो रिपोर्ट आई, जो रिपोर्ट निकली, उस रिपोर्ट को व्यवहारिक धरातल पर लाने के लिए, व्यवहारिक रूप देने हेतु क्या किया गया? व्यवहारिक रूप देने हेतु किसका? अबुल कलाम आजाद नहीं, बल्कि जाकिर हुसैन कमेटी का गठन किया गया था। जाकिर हुसैन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। यह एक क्रम है। सबसे पहले वर्धा योजना, कांग्रेस के शिक्षा पर एक सम्मेलन, इसकी रिपोर्ट, इसमें जो आम सहमति बनी शिक्षा को लेकर के, उसको अमली जामा पहनाने के लिए जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया था। क्लियर है बात? याद रहेगा? तो एक प्रश्न फिर बनेगा बड़ी परीक्षा के लिए कि वर्धा शिक्षा योजना को व्यवहारिक रूप देने के लिए किस एक कमेटी का गठन किया गया? तो वर्धा योजना को व्यवहारिक रूप देने के लिए जाकिर हुसैन कमेटी का गठन किया गया था। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। एक दो प्रश्न और। भारत में शिक्षा के विकास के संदर्भ में वुड डिस्पैच में क्या शामिल था? शिक्षा के विकास के संदर्भ में वुड डिस्पैच में क्या शामिल था? स्थानीय भाषा अर्थात देशी भाषा और उपयोगी विषयों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना, निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। बताएंगे?
डी का मतलब 1 2 3 4। निश्चित रूप से ये चारों बातें सही लिखी हुई हैं और वुड डिस्पैच को लेकर के ना आप ये चारों बातें याद रख लीजिए। स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों को प्राथमिक शिक्षा, अर्थात प्राथमिक शिक्षा लोकल लैंग्वेज में देनी थी। प्राथमिक शिक्षा लोकल लैंग्वेज में देनी थी। उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में, उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में, लेकिन उच्च शिक्षा के नीचे प्राथमिक शिक्षा लोकल देशी भाषा में देनी थी। ये याद। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया। दूसरी बात, निजी प्रयासों को प्रोत्साहित किया गया शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, और अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी बात की गई। ये चारों बातें बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, याद रख लेना है। यही 4 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। 25 करेंगे। भारत के पहले अखबार बंगाल गजट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसे वर्ष 1766 में विलियम बोर्ड्स द्वारा शुरू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में अपने आलोचनात्मक लेखन के कारण इसे समस्याओं का सामना करना पड़ा। सही उत्तर का चयन करना है। बताएं। बोथ आर करेक्ट? नहीं, बोथ आर नॉट करेक्ट। ओनली सेकेंड लाइन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज रॉन्ग, बिकॉज ये जो पहला फर्स्ट अखबार है बंगाल गजट, ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। क्यों बंगाल गजट? क्यों भाई? सही है, ये गलत लिखा हुआ था। दूसरा सही लिखा हुआ था कि इसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो रही है। अंग्रेजी, ये कब की बात है? ये 1780 की बात थी। पहला अखबार 1780, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसमें ब्रिटिश सरकार की आलोचना देखने को मिल रही थी। इस वजह से इस पर प्रतिबंध भी कर दिया गया, और यहां तक कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की को अपने आलोचनात्मक लेख के कारण 2 साल के लिए जेल भी हो गई। 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा, और यह समाचार पत्र भी स्वतः ही समाप्त हो गया, बंद हो गया 2 साल बाद। ठीक है, चले तो अभी के लिए फिलहाल इतना। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना। इसमें और भी प्रश्न हैं, लेकिन दूसरा जब राउंड शुरू करेंगे ना, तो अभी प्रश्न बहुत सारे हैं। मैंने कहा ना, न जाने कितने हजार, शायद लाख है वो। ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग बहुत सारे भी प्रश्न करते रहेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही एक झलक आपको मिलती जाए। आपका दिमाग परिपक्व करना है। आपका दिमाग अगर परिपक्व हो जाए, सोचने समझने लगे, इस स्तर उस स्तर की बात आपके दिमाग में आती जाए, प्रश्नों के अलग अलग विविध रूप क्या हो सकते हैं वो आप समझ लें, तो फिर मेरी जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी। लाइक जरूर करना शुरू करिए जो लोग आदत में शामिल नहीं किए गए हैं, क्योंकि मेरी आदत पड़ेगी ये मुझे पता है। एक बार जब मेरी आप क्लास देखेंगे ना, तो मेरी आदत लग जाएगी, इसमें तनिक दो राय नहीं है। तो आप भी अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार और कुछ नई बातों को शुमार करते हुए लाइक जरूर किया करें। चले, तो बहुत अच्छे से आप लोग खुश रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, और कोई समस्या आवे मुझे फोन करें। उस समस्या का सामना हम लोग मिलजुल करके करेंगे। आपकी एक जिम्मेदारी है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं डिसाइड करूंगा। आपकी इस क्लास का लीडर मैं ही रहूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कहता हूं ना, आंख मूंद करके बिल्कुल भरोसा करना है। मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ये मुझे डिसाइड करने दें। सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। धन्यवाद।